आग, धुआं, धमाके और पूरे खाड़ी क्षेत्र में बजते खतरे के सायरन, ये शब्द इन दिनों मिडिल ईस्ट की स्थिति बयां करती है। अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रह गई है। अब तो ऐसा लगता है कि इसकी लपटें उन देशों तक भी पहुंच रही हैं जो शायद इस पूरी जंग से जुड़े हुए भी नहीं हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के जवाबी हमलों के बीच क्षेत्र के अहम ठिकानों पर और इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बढ़ते जा रहा है। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देश कुवैत की लाइफलाइन कहे जाने वाले उसके इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस और यहां तक कि वाटर प्लांट को निशाना बनाकर हमले किए। तो वहीं जॉर्डन पर भी ईरान के भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। और अब इन जोरदार हमलों ने पूरे वेस्ट एशिया की चिंता और तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिए। अब सोचिए, जिस देश की आधी से ज्यादा जनता जब ऐसे पावर प्लांट्स पर टिकी हो और वहां अगर एनर्जी और वाटर सप्लाई रिसोर्सेज पर ऐसे यूं असर पड़े तो हालात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई है या क्षेत्रीय दबाव बढ़ाने की कोई कोशिश, और अमेरिका ने इसके जवाब में क्या कदम उठाए हैं, अब तक कहां कहां हमले हुए, आज इस वीडियो में हम सब बात करेंगे A to Z। और यहां तक कि आखिरकार कुवैत की ये घटना इतनी अहम क्यों मानी जा रही है, अमेरिका ने इस मिलिट्री ऑपरेशन में अब तक क्या कितना कुछ खर्च कर दिया, और आखिर इस पूरे संघर्ष में पाकिस्तान की चर्चा क्यों हो रही है। शायद आपको थोड़ी सी हैरानी नहीं होगी ये जान के, लेकिन सुनिएगा, और आज इसीलिए वीडियो का अंत तक आपको बने रहना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं एयर नाउ। शुरुआत करूंगी मैं करंट सिचुएशन से। अमेरिका ने बुधवार सुबह ईरान के 5 शहरों में एक साथ एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स दाग दी थी। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक चाबहार, कोनार्क, तबरीज, बहरबान और अमादिया को निशाना बनाया गया, और सीज फायर टूटने के बाद अब ये लगातार 12वीं रात है, इसको आज के दिन को गिन के अब अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका ईरान के संदिग्ध परमाणु ठिकाने PX माउंटेन पर भी बहुत जल्द हमला कर सकता है। अब हमले में अमेरिका ने क्यों इसका जिक्र किया, क्योंकि अमूमन तो अमेरिका हमला करता है, चेतावनी थोड़े देता है, लेकिन इस बार क्यों? तो आपको ये याद दिला दूं, अगर आपको याद हो कि ईरान और अमेरिका की जंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, क्योंकि इस चेतावनी का मुख्य कारण भी यही है। पिकैक्स माउंटेन, जिसे कू-ए-कोलगन गाजला भी कहा जाता है, ईरान के मेन यूरेनियम एनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स नतांज के पास अंडर कंस्ट्रक्टेड एक अंडरग्राउंड परमाणु सुविधा है। और ये ईरान का वो रिसोर्सेज है जो भविष्य में, फ्यूचर में सेंट्रीफ्यूज असेंबली या फिर हवाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी खेल वही है, तरीका भी वही है, बस इस बार हमला हो रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये अमेरिका के पहुंच से काफी ज्यादा बाहर है, अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ट्रंप ने चेतावनी दी है, लेकिन अब ट्रंप की इस चेतावनी के जवाब में ईरान का ये कहना है कि अगर हमले जारी रहे तो क्षेत्र में युद्ध का दायरा और बढ़ा दिया जाएगा। अब इससे एक बात समझ जाइए कि फिलहाल जंग का मेन हाईलाइट पॉइंट यही है। अब हमले हो रहे हैं तो क्या किसी ने ये सोचा कि पैसे भी खर्च हो रहे होंगे? हालांकि तैश में आए लोगों को अक्सर चीजें साफ नजर नहीं आती हैं, और बात जब अगले को अपनी इज्जत पर लगती है तो वो पैसे यूं फूंकता है जैसे मानो पेड़ से पैसे कमा रहे हों। लेकिन इस केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस पूरे जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अब तक इस युद्ध पर कितना खर्च हुआ पैसा, उसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने अब तक 37.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते इस टकराव के बीच इंटरनेशनल मार्केट के कच्चे तेल की कीमतों की लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड $1 की बढ़त के साथ 92.1 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 82 सेंट चढ़कर 85.116 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। 2 दिन पहले मंगलवार को भी दोनों बेंचमार्क करीब 5 सप्ताह के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुए, यानी ब्रेंट 91.1 डॉलर और WTI 84.91 डॉलर प्रति बैरल। अब तेल की जब बात हो रही है तो थोड़ी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की होनी बनती है, वो भी तब जब फिर उसके बंद होने की चर्चा हो रही हो। उससे पहले ये बता दूं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण करने दिया जाएगा तो वो बेहद खतरनाक होगा। रूबियो ने यह टिप्पणी फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियान विदेश मंत्रियों की एक बैठक के दौरान कहा। उनका कहना है कि अगर ईरान को हॉर्मुज पर कंट्रोल करने या वहां से गुजरने वाले जहाजों पर अपनी शर्तें लागू करने दिया जाए तो वे केवल मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा बन जाएगा। इससे दुनिया के दूसरे समुद्री मार्गों पर भी ऐसे दावे करने की मिसाल बन सकती है। लेकिन आप सबको ये जानना भी जरूरी है
कि जब जब हॉर्मूज बंद करने की बात हुई है तब तब एक और मार्ग कहीं ना कहीं से पैदा हो जाता है जिसे कहे कैसे ना कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं देश। लेकिन दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मूज स्ट्रेट और बाब अल मेंदेब अलग अलग जगहों पर है, लेकिन दोनों दुनिया भर के एनर्जी सप्लाई का एक मेन रूट है। हॉर्मूज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसी रास्ते से सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। वहीं बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ये इंडियन ओशियन, मिडिल ईस्ट और सुएज के बीच जहाजों की आवाजाही का एक मेन रास्ता है, एक लौता ऑप्शन है। लेकिन अगर हॉर्मूज स्ट्रेट और बाब अल मंदेब दोनों ही समुद्री रास्ते एक साथ बंद हो जाएं, तब क्या होगा? क्योंकि इससे कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ जाएगा, ग्लोबल ट्रेड में रुकावट और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। आप जानते हैं हूती यमन का एक ग्रुप है जिसे ईरान का समर्थन किया जाता है। ये वो ग्रुप है जिसके पास हथियार भी हैं, जो 2014 से वहां सरकार के खिलाफ घर में ही लड़ रहा है। और इस वक्त हूती विद्रोही ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों के लिए इस रूट पर जाने से मना कर दिया है और ये बढ़त और ज्यादा तनावपूर्ण नजर आती है। समझिए कैसे। अब अगर दोनों एक साथ बंद हो गए तो फिर क्या होगा? तो होगा ये कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आ जाएगा, पेट्रोल, डीजल और प्लेन फ्यूल तक महंगे हो जाएंगे। टैंकर और सामान ट्रांसपोर्ट करने वाले जहाजों का बीमा महंगा हो जाएगा। जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिससे माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और समय वो तो और ज्यादा लगेगा। कोई और रास्ता मिलता ही है तभी फिर जाम बढ़ेगा, जैसे कि सड़कों पर नजर आता है। कुछ वैसा ही, क्योंकि हर देश के बीच कंपटीशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रीज और ट्रेवल की कंपनियों को ज्यादा पैसा लगाना होगा, यानी कुल मिलाकर वर्ल्ड सप्लाई चेन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। खैर, ये तो हुई एक बात। अब इस पूरे युद्ध का एक दिलचस्प मुद्दा यह भी रहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत भी देखने को मिल गई। जब पाकिस्तान की इस पूरे मामले में एंट्री हुई, वो भी पीस मेकर के रूप में, और शुरुआती दौर में तो वो मध्यस्थता के लिए घुसा था, लेकिन अब उस मध्यस्थता के बदले पैसे मांग रहा है। हाँ, मतलब करा तो वो भी नहीं पाया, फिर भी वो कहते हैं ना कि लालची गरीब की एक निशानी ये भी होती है कि वो मदद करने का पैसा मांग लेते हैं। दरअसल ईरान युद्ध में मध्यस्थता कराने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर यानी करीबन 95,000 करोड़ की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी मांग ली है। यूं कहूं कि पैसे मांग लिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट को भेजे प्रस्ताव में 5 साल तक इस फाइनेंशियल सपोर्ट का अनुरोध किया है। मतलब सोचिए, हालत ऐसे है कि आप मदद करने के पैसे मांगते हैं। अब पाकिस्तान का यह मानना है कि ईरान युद्ध को लेकर बातचीत कराने में उसकी भूमिका बहुत ज्यादा रही थी, उसके संबंध मजबूत हो गए हैं, इसीलिए अब उसे लगता है कि ज्यादा समय ना लगाते हुए पैसे मांग लेने चाहिए। हम इसे ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इसे सहयोग के रूप में देखता है। खैर, अगर पाकिस्तान को ये टिप मिल जाती है तो इससे पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मजबूती मिलेगी, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव भी कम होगा और IMF से मिलने वाली किश्तों पर भी उसकी निर्भरता घट सकती है। हालांकि पाकिस्तान इतना खराब नहीं है, पाकिस्तान सच में बहुत अच्छा है और शांति प्रिय देश है। इसीलिए उसने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की, और इस बार उसके साथ कतर और इजिप्ट भी शामिल हो गए। इन तीनों ने 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव रखा, और बाकी हर पहल की तरह इस पहल का मकसद भी साफ है कि ये सब वेस्ट एशिया को ज्यादा प्रभावित होते नहीं देखना चाहते, और इसीलिए ये चाहते हैं कि दोनों देश एक बार फिर से बातचीत करें, आमने सामने बैठे। हालांकि दोहा से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 12 दिनों से खाड़ी क्षेत्र लगातार हो रहे हमलों के कारण तनाव में है, और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान ने आंख के बदले आंख दिखाने की नीति अपना ली है, यानी तू मारेगा भाई तो मैं और तेज मारूंगा। खैर, अब पाकिस्तान की पैसे मांगने की जो आदत है कहीं खत्म नहीं होती, लेकिन सवाल यह है कि उसको अमेरिका से पैसे मिलेंगे या नहीं। और ये सवाल उतना ही जटिल है, उतना ही मुश्किल है जितना कि ये बताना कि अमेरिका और ईरान का युद्ध कब रुकेगा। और पाकिस्तान जो पीस मेकर के रूप में आता है, वो ये नहीं देखता है कि उसकी खुद के हालात कैसे हैं। अब वो पीस मेकर बनने के पैसे मांग रहा है और उम्मीद यही जता रहा है कि पैसे मिल भी जाएंगे। लेकिन बहरहाल अब जिस तरीके के हालात है खाड़ी क्षेत्र में, वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है, स्ट्रेसफुल है, क्योंकि इसकी वजह से अब मिडिल ईस्ट ही नहीं वेस्ट एशिया तक प्रभावित हो रहा है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं, बल्कि और भी रूट्स जो हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, और इसकी वजह से लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है। और अब इससे ज़्यादा बढ़ी तो फिर सब कुछ खत्म भी हो सकता है, मार्केटिंग के तौर पे मैं कह रही हूँ। लेकिन बाकी और जो अपडेट्स आती है, जो जानकारियाँ आती हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी। लेकिन पाकिस्तान का ये पैसा मांगना
आपको किस तरीके से लगा, किस हद तक वाजिब लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर आप इंडियन ही देख रहे हैं तो अजीब तो नहीं लगा होगा, लेकिन कितना वाजिब लगता है वो बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सचिन, और ऐसी ही और तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,